अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हम सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। एक नया नावल लेके हाज़िर हुई हूँ। नावल नेम तुम मेरे निकाह में हो। राइटर नेम मुंतहा चौहान। किस्त नंबर 1। सीढ़ियाँ उतरती वो उजलत में नीचे आ रही थी। कानों में सोने की बड़े बड़े बूंदे, गले में नौ लखा हार, चेहरे पे नफासत से किया गया मेकअप और उंगलियों में बेशुमार सोने की अंगूठियाँ। हर वक्त ही बहुत सज के तैयार रहने वाली वो राफिया खातून थी, खान की चहीती बीवी। जी हाँ, खानम की हर बात को पत्थर की लकीर ही समझा जाता था। खान विला में अरबाज खान वाला के बड़े खान थे। जहाँ बाहर इनकी हुक्मरानी चलती थी तो घर के अंदर खानम की रज़िया किसी किस्म की कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। मेरा बेटा 10 साल बाद वापस लौट रहा है, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। एकदम नीचे आते ही ऑर्डर किया। जी खानम, कोई शिकायत नहीं होगी। सर झुकाए कहा और सर झुकाए कही वो वहाँ से चली गई। बस एक बार शहीर खानज़ादा, तुम वापस आ जाओ, फिर तुम्हें अपनी मुट्ठी में करना मेरे बाएं हाथ का खेल है। और जो बात मैं कह दूं तुम इससे कैसे इनखराफ कर सकते हो। आखिर को माँ हूँ तुम्हारी, मेरा तो हर हुक्म ही मानोगे तुम। दिल ही दिल में वो प्लान बनाती खुश हो रही थी, आने वाले वक्त से बेखबर कि आने वाला वक्त इन्हें कितना नाकू चने चबवाने वाला है। ये मंजर है सुल्तान हाउस का, जहाँ सुबह सवेरे ही सब जाग जाते थे, नमाज़ पढ़ते हैं थे, तिलावत कुरान मजीद का इत्तेमाम किया जाता था, चिड़ियों को दाना डाला जाता था। इन सब कामों से फारिग होते ही जमीला खातून किचन का रुख करती हैं, जहाँ वो सब घर वालों के लिए इनकी पसंद का नाश्ता बनाती हैं। एक तरफ तो वो सबके लिए नरम दिल और खुश मिजाज खातून है, तो दूसरी तरफ अपनी औलाद के लिए सख्त दुश्मन मतलब औलाद को राह रास्त पे लाने के लिए इन पे सख्ती करना। औलाद ने ही इन्हें दुश्मन का खिताब दिया हुआ था। मामा नाश्ता बन गया। ये है हमारी प्यारी सी शहरियार और कुछ हद तक हसस सी अनबिया सुल्तान, अपने नाम की तरह सुल्तान। हाँ बन गया है, ले लें, मसरूफ़ जवाब मिला। नाश्ता लिए बहुत शान से डाइनिंग टेबल का रुख किया। आपकी साहबजादे जागे नहीं? एक स्लाइस मुंह में डालते चाय का घूंट भरते सरसरी सा पूछा। गहरा सांस खारिज करते सर नफ़ी में हिलाया। और अनबिया सुल्तान जानती थी कि इसे कैसे जगाना है। नाश्ता ख़त्म करती अब इसका रुख सुल्तान हाउस के बेटे के कमरे की जानब था। पानी का बड़ा जग इस पे उल्टा तो वो बड़बड़ा के उठ बैठा। क्या बदतमीज़ी है। मुंह बना के उठते, माथे पे बिखरे सिल्की बाल, गहरी नीली आंखें, हल्की हल्की हाइब्रिड। ये है सुल्तान हाउस के लाडले चहीते और थोड़े मुंह फटपेटे शाह मीर सुल्तान। यूनी नहीं जाना? एक आईब्रो चुकाते पूछा। यार मेरा आज ऑफ है। दांत पीसता वो फिर से लेटने की करने लगा। चलो फिर मुझे छोड़ के आओ। उठ जाओ, रोब जमाया। तुम खुद चली जाओ, दोबारा से सोने की पोजीशन में जाते हुए कहा। शामी, उठ रहे हो या एक और जाग लाऊं? धमकाया। तुम जैसी बहन के होते दुश्मनों की क्या ज़रूरत। मुंह बनाते कंफर्टर दूर फेंका और बाथरूम में घुसा। सिर्फ 10 मिनट है। क्लाई पे घड़ी में टाइम देखते अगला ऑर्डर जारी किया और एक गोरी से नवाज़ा बाथरूम में घुस गया। गेट पे इसे उतरते वो बाइक स्टार्ट करता वापस मुड़ने लगा कि अना आपी आ गई आप? इतनी देर लगा दी आज आपने आने में, हम कब से आपका वेट कर रहे हैं। ये है अबीर हशमत नवाब, इनकी फूफो की बेटी और पड़ोसी भी। अपने लिए हम का सहीफ़ा सीगा बेदरीक इस्तेमाल करने पे शामी तो अक्सर ही इससे चिढ़ खाता था। नवाब साहब ने तुम्हारा दाना पानी बंद कर दिया है क्या? शामी ने इस पे चोट की। जी क्या मतलब? इसने बनोई सिकुड़ी। जो यहाँ पर आने वाले की ड्यूटी दे रही हो, मुफ्त में दे रही हो या पेमेंट मिलेगी? अपनी बात का मतलब समझा के इसका रिएक्शन देखने लगा। अच्छा, आज 11 बजे आ जाना लेने, बस नोटिस लेने हैं और एक क्लास है। अंबिया ने फ़ौरन से बात को पलटा। सर्विस बात में हिलाता वो बाइक ले उड़ा था, जबकि अनबिया के चेहरे पे मुस्कान सज गई थी जो बहुत ही प्यारी लग रही थी। चलो अंदर चलें। अनबिया अबीर को लिए यूनी के गेट के अंदर चली। अनबिया और शामी जुड़वा होने की वजह से पढ़ाई में भी एक साथ थे। दोनों का डिपार्टमेंट भी एक था, सब्जेक्ट्स भी सेम थे। दोनों ही इकनॉमिक्स में मास्टर करने का इरादा रखते थे, जबकि अबीर भी अभी न्यू यूनी ज्वाइन की थी। वो 3rd ईयर के स्टार्ट में थी। सिर्फ इन दोनों के साथ की वजह से इस मासूम ने ये यूनी ज्वाइन की थी और जब से ज्वाइन की थी
तब से शामी के तंज भी बढ़ते जा रहे थे। जैसे अभी ने कभी बुरा ना मनाया। कहते हैं ना, जहाँ दिल लग जाए वहाँ का तो जहर भी अमृत लगता है। अबीर का भी यही हाल था। इसके दिल ने वहाँ दिल लगाया था जिसके पास दिल ही नहीं, पत्थर था। खुश आमदीद मेरे प्यारे बेटे, अपनी माँ की जान। राफिया खानम ने बाहें फैलाकर अपने बेटे शहीर खानजादा का भरपूर तरीके से इस्तकबाल किया। सभी बड़े ड्राइंग रूम हॉल में जमा हो गए थे। अमेरिका से जैसे कोई शहजादा आया था। पूरे एरिया में दुमें मची हुई थी। हेज़ल आंखें, चेहरे पे एक मखसूस मुस्कुराहट जो इसकी शख्सियत को चार चांद लगा रही थी, और ऊपर से इस मुस्कुराहट से पर्दा गाल का डिम्पल जो इसकी हेयर में खासा नुमाया होता था। अरूज तो पहली नज़र में ही दिल हार गई थी। सबसे बारी बारी मिलकर रहा था। एक बहुत ग्रैंड पार्टी का इंतज़ाम किया गया था। केक करते ही शोर मचा। ममा, राफिया बेटे को प्यार करते रो दी तो शहीद ने इन्हें सीने से लगाया और माथे पे बोसा दिया। माँ की जान, पूरे 10 साल बाद अपनी शक्ल दिखाई है। कितना याद किया तुम्हें बेटे की जान। अब आ गया हूँ ना, अब नहीं जाऊँगा छोड़ के अपनी मोम को। अंदाज़ा भी खानों वाला, लबो लहजा भी खानों वाला। अरबाज खान तो बेटे को देख और भी चौड़े हो गए थे। जहाँ ये फैमिली खुशियाँ मना रही थी, वहीं इनके साथ इनके भाई जो शाना बिशाना तो साथ खड़े थे, लेकिन दिल ही दिल में हसद था एक दूसरे के लिए। इनका सखा बेटा तो ना था, लेकिन आफ्ताब शहीर खान इनकी बीवी का पहला बेटा था। जो इनकी शादी हुई तब आफ्ताब शहीर खान 5 साल का था। वक्त तो गुजरता रहा, ना उन्होंने आफ्ताब को कबूल किया, ना आफ्ताब ने उनको। अलबत्ता आफ्ताब की मामा नेयाब ने हर मुमकिन तरीके से अपने शौहर के दिल में अपनी जगह बनाने की पूरी कोशिशें की। अब भी वो शौहर की खुशी के लिए आज के फंक्शन में शामिल तो हो गई थी, लेकिन आफ्ताब शामिल ना हुआ था। इसकी अपनी एक अलग ही दुनिया थी जहाँ वो किसी को ना आने देता था, और वो अपनी इस दुनिया से बाहर निकलता था। देखो तो सारे पौधे ही मुरझा गए हैं, कोई पानी नहीं देता। पौधों को भी पानी की ज़रूरत होती है। जमीला, इनका भी ख्याल रखा करो, इनकी देखभाल किया करो। आबदा खातून के चेहरे पर बरसों की थकान थी। जमीला ने माँ को एक नज़र देखा, इन पे बेहद प्यार आया, जो पौधों को छांक फटक रही थी। आप क्यों उदास होती हैं अम्मा, मैं कर दिया करूँगी ना, जमीला ने माँ का हाथ थाम के कहा। जमीला, क्या इसे हम याद भी होंगे? न जाने किस उम्मीद पे उन्होंने अपनी बेटी से पूछा। दीजिए, वो कुछ भी नहीं बोला होगा, इसे सब याद हो गए। नज़रें चुराते हर बार का जुमला बोल दिया। अगर ऐसा होता तो एक फ़ोन तो कर ही लेता अपनी दीजिए को। नहीं, इन्हें बस यही गम सताया जा रहा था। जमीला चुप हो गई। जमीला, क्या इसने किसी से नहीं पूछा होगा मेरे बारे में कि दीजिए कहाँ है? दीजिए मतलब क्या होता है? एक पास, एक यस, एक आस। इनका लहजा, इनका अंदाज दर्द से चूर और बेबस। जमीला खातून की आंखें भी नम हो गई। क्या पता, दीजिए पूछा ही होगा भाभी को, तो आपको पता ही है ना किस तबीयत की है, वो टाल दिया होगा। सूखे पत्तों को एक तरफ करती वो अब उठते हुए बोली थी, चलें अंदर चलें, थोड़ा आराम कर लें। ये शगुफ्ता वापस नहीं आई? दीजिए ने उठते हुए पूछा। कह रही थी आज आ जाना है, क्या पता शाम तक आ जाए। माँ का हाथ थामे वो अंदर बढ़ी। फिज़ा का साथ जाना मुझे सही नहीं लगा जमीला, सो करो। बे हैं तो तुम्हारी जेठानी, लेकिन इसका कोई हक नहीं बनता फ़िज़ा को यूं अपने साथ लेके जाना। भले निकाह हो गया है इसका मिकाल से, लेकिन अभी हमने रुखसती नहीं दी। दीजिए ने जमीला खातून को समझाते हुए कहा है। जानती हूँ दीजिए, मैं तो खुद इस हक़ में ना थी। मुझे तो ये बचपन के निकाह में की ही समझ नहीं आती। एक तरफ फ़िज़ा का निकाह कर दिया छोटी उम्र में, तो दूसरी तरफ अंबिया का निकाह कर दिया शहीद के साथ, वो भी तब जब वो 9 साल की थी। क्या हैसियत है बचपन के निकाह की? जमीला खातून ने दुख से बोले। खैर, अंबिया का निकाह में तो तुम्हारी भी रजामंदी शामिल थी। पानी का गिलास लबों से लगाया। इस वक्त हालात ही ऐसे थे कि निकार की गुंजाइश ही बाकी ना थी। सोचते हुए बोली, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेडीज़, अचानक शामी की आमद ने इन्हें चौंका दिया। आ जाओ बेटा। दीजिए शामी को देख के खुल उठी। मामा खाना दें, सख्त भूख लगी है। रिलैक्स होके
कहा, मैं अभी लाई। जमीला खातून उठ खड़ी हुई। क्या हुआ दीजिए? आज बड़ी चुप चुप है। नहीं बेटा, बस ऐसे ही। तुम सुनाओ, पढ़ाई कैसी चल रही है? दीजिए ने मुस्कुराते हुए कहा, A1। जमीला खातून वही खाना ले आई। खाना शुरू किया, लेकिन एक बात दिल को खटक रही थी। आपका पोता आ गया है अमेरिका से? खाना खाते सरसरी से अंदाज में कहा, जबकि रज़िया खातून और दीजे के कान खड़े हो गए इस खबर पर। मामा जान, सब यहाँ हैं। दीजे कहाँ है? वो नज़र नहीं आ रही। शरीर का बहुत देर से कमी महसूस हो रही थी तो बोल ही दिया, वो अपनी बेटी की तरफ गई हैं। तुम छोड़ो ना ये सब बातें, आओ तुम्हें दिखाऊं तुम्हारी बर्थडे का गिफ्ट। कैसे संभाल के रखा है मैंने। राफिया खानम ने शहीर का ध्यान हटाया। मामा, बाद में देख लूँगा, अभी थका हुआ हूँ, थोड़ा रेस्ट करना चाहता हूँ। पल में शहीर का मूड बदला। चलो ठीक है, वैसे भी शमा का बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की है, सभी रिश्तेदारों को बुलवाया है, तब तक आप रेस्ट कर लो। माथे पे बोसा दिए शहीर मुस्कुरा दिया और अपने रूम की जानब बढ़ गया, जबकि राफिया खातून के चेहरे पे अब मुस्कुराहट ना थी। कैसे हैं? अरूज ने रास्ते में रोका। अल्हम्दुलिल्लाह, शहीर ने रुक के धीरे से जवाब दिया। आप काफ़ी हैंडसम हो गए हैं। अरूज ने शर्माते हुए कहा, ओ रियली? मुझे तो पता ही ना था। शुक्रिया बताने के लिए, एक मुस्कुराहट के साथ कहते वो साइड से होता ऊपर बढ़ गया, जबकि इसकी मुस्कुराहट पे अरूज तो दिल ही हार बैठी थी। मसलसल आती कॉल पे आफ्ताब मीटिंग छोड़ के उठ के साइड पे हुआ। इस वक्त वो एक रेस्टोरेंट में मीटिंग अटेंड कर रहा था। जी अम्मी जान। तबस्सुम की कॉल पिक की। बेटा, आप कहाँ हो? सभी यहाँ हैं। आपका भाई आया है अमेरिका से, आपका यहाँ होना ज़रूरी था ना? अम्मी जान, मेरा वहाँ होना कोई मानी नहीं रखता। आप फिक्र ना किया करें। छोटी छोटी बातों की आफ्ताब के लहजे में तलखी सी उभरी। तबस्सुम एकदम चुप सी हो गई। मैं थोड़ी देर में आता हूँ अम्मी जान, मीटिंग में हूँ। आफ्ताब को पता था अब वो रो रही होंगी। फ़ोन बंद हो गया था, जबकि आफ्ताब का मूड बुरी तरह बिगड़ा था। वापस मीटिंग के लिए बड़ा मीटिंग ख़त्म करता वो उठा था कि सामने से इसे शहीर खान आते दिखाई दिए। वो वहीं लबीच के रह गया। कैसे हो आफ्ताब? शहीर खान। आवाज़ और लहजा चाल सब पठानों वाला था। ठीक हूँ, इतनी बेरुखी से आफ्ताब ने जवाब दिया। बैठो, हमें तुमसे कुछ बात करना है। शहीर खान के कहने पे वो वापस बैठा, जबकि माथे के बलों में इजाफा हुआ था। आफ्ताब, शहीर खान, हम चाहते हैं तुम वापस आ जाओ अपने घर। बिना तमहीद के वो मुद्दे पे आए। कौन से घर? बोने संगड़ते हुए तीखे अंदाज में पूछा। वही माड़ा जो तुम्हारा घर है, तुम्हारा बाप का घर है। और कौन से घर की बात हो रही है? वो घर जहाँ से 20 साल पहले आपने और आपकी माँ ने मुझे और मेरी माँ को निकाल दिया था, वो घर। आफ्ताब जितना हो सकता था खुद पे काबू रखता बोला, माड़ा, इस गलती की सज़ा क्या हमको सारी ज़िंदगी देगा? वो जिन से आगे बाप ना होते मेरे तो आपको बताता कि सज़ा क्या होती। 90 तोले अंदाज में कहता वो वहाँ से उठा। आफ्ताब, शहीर खान, याद रखना तुम हमसे दूर नहीं हो सकते, चाहे 100 बहाने बना लो, तुम्हारा बाप हम ही रहेगा। शहीर खान दबंग अंदाज में सीने पे हाथ मारते कहा, और आपका नाम मेरा बस चले तो अपने नाम के साथ से खरूच किए फेंक दूँ। दांत चबाते नफरत से कहा, जबकि शहीर खान ने मुस्कुराने पे ही इत्तकाफ किया। मुंह फेरता वो रेस्टोरेंट से बाहर निकलता। मर्दाना वजाहत का भरपूर शाहकार सफ़ेद कमीज शलवार में काली वास्कट पहने, पाँव में पेशावरी चप्पल पहने, अनाबी लाभों के ऊपर हल्की मूंछें, माथे पे बड़े 2 बल और गहरी काली आंखें। वो किसी रियासत का शहजादा ही लगा था, जो एक बार दिखने वाले को दोबारा देखने पे मजबूर कर दे। गाड़ी के पास पहुंचा तो गार्ड्स ने फ़ौरन गाड़ी का दरवाज़ा खोला कि इसना में एक गोली चली, जिसका निशाना आफ्ताब शहीद खान था। लेकिन इस तक पहुंचने से पहले कोई इस गोली और आफ्ताब के बीच में आ गई। गोली लगते ही वो एक पल को झूल गई और आफ्ताब के सीने से जा लगी। गोली एक बाजू पे लगी थी। आफ्ताब गंग ही रह गया था। इससे पहले कि वो नीचे गिरती, आफ्ताब ने इसे अपनी बाहों में थमा लिया।
میرا خان وہ آ گیا ہے، دیجیے کہ خوشی سے آواز کانپنے لگی، جو شامی کو سخت ناگواری گزری۔ جی آ گیا ہے آپ کا لاڈلا، اور حیرت کی بات ہے نا، بہت گرینڈ پارٹی ہے آج رات خان ولا میں۔ سبھی رشتہ داروں کو دعوت دی گئی ہے، لیکن افسوس کسی نے آپ کو یاد نہیں رکھا۔ کھانے سے وہ ہاتھ کھینچ گیا تھا۔ اس کی بات پہ دیجے کا دل دکھا اور آنکھیں نم ہوئیں۔ شامی کھانا کھاؤ، جمیلہ خاتون نے اسے ٹوکا۔ پیٹ بھر گیا ہے امی جان، سخت انداز میں کہتا وہ اٹھ کے جا چکا تھا۔ جمیلہ، میرا خان بھی بھول گیا مجھے۔ دیجے رونے لگی۔ بس کریں اماں، جب بھائیوں نے چھوڑ دیا تو بھائیوں کی اولاد سے کیسا گلہ؟ دل تو جمیلہ خاتون کا بھی دکھا تھا، لیکن ماں کو دکھی نہ دیکھ سکی اور دلاسا دینے لگی۔ دروازے کی اوٹ سے یہ منظر دیکھتی انابیہ انہی قدموں سے واپس مڑ گئی۔ دل پہ آج پھر سے سخت گھاؤ لگے تھے۔ جس شخص کے نکاح میں تھی وہ آج 10 سال بعد واپس لوٹا تو اسے کوئی بھی یاد نہ تھا۔ آنا جانتی تھی اس وقت شامی سخت ٹینس ہوگا۔ وہ چھت کی منڈیر پہ بیٹھا اپنا غصہ ٹھنڈا کر رہا تھا۔ انا بھی اس کے پاس جا بیٹھی۔ بہت غصہ آ رہا ہے، وہ اپنی بائی کو ہینڈل کرنا اچھی طرح جانتی تھی۔ کیا نہیں آنا چاہیے؟ الٹا سوال کیا۔ دونوں بہن بھائی ٹانگیں نیچے اور لٹکائے بیٹھے اپنے اپنے دل کو سنبھالے ہوئے تھے۔ شامی، کیا تم سب کچھ وقت پہ نہیں چھوڑ سکتے؟ لہجہ تلخ ہوا۔ کاش یہ جتنا کہنا آسان ہے کرنا بھی آسان ہوتا۔ وہ حق پہ تھا، اسے غلط کہنا وہ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ حیرت تو مجھے دیجے پہ ہے، 5 سال سے اوپر ہو گئے ہیں ان لوگوں نے انہیں اپنے گھر سے نکال دیا اور پلٹ کے خبر تک نہ لی، اور یہ آج تک انہی کا دم بھرتی ہیں جو انہیں یاد رکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ دانت پیستے وہ بولا تھا، ہر ایک کا اپنا دین ایمان ہے، ہمیں کسی سے کیا لگے، ہمیں اپنے کرم صحیح رکھنے چاہیے۔ تحمل سے سمجھایا۔ یو نو انا، شی ڈیزروز، جس طرح وہ ہر وقت میرا خان کرتی ہے نا، ان کے لیے صرف وہ شیر خان ہی ہے، ہم تو کچھ ہیں ہی نہیں۔ ہمارا پیار تو ان کے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتا، انہیں بس اپنے پوتے سے مطلب ہے، نواسوں سے نہیں۔ منہ پھیرتے وہ انداز کا غصہ نکالنے لگا۔ ایسی بات نہیں شامی، وہ ہم سے بھی بہت پیار کرتی ہیں شیر کے نام پہ۔ انا کا دل بری طرح دھڑکا تھا، لیکن اپنے احساسات ظاہر نہ کیے۔ مطلب پستی کی دنیا ہے، آج وہ آتا ہے ان کا پوتا انہیں لینے، دیکھنا ایک لمحہ نہیں لگائیں گی ان کا ساتھ جانے میں، سب بھول جائیں گی، بس وہ جو کہے گا یہ وہی کریں گی۔ شامی غصہ کا شروع سے ہی تیز تھا۔ اور تم نکاح پڑھا دیا بچپن میں بھیڑ بکریوں کی طرح، اب وہ جو چاہے گا وہی ہوگا، تمہارے احساسات جائیں باڑ میں۔ وہ سچ بولے جا رہا تھا جو اب بہت کڑوا ہوتا جا رہا تھا۔ انا برداشت نہیں کر پائی۔ چلو اٹھو، نیچے چلتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، تمہاری وجہ سے میں نے بھی نہیں کھایا، بہت زوروں کی بھوک لگی ہے۔ شامی کا ہاتھ تھامے وہ اٹھی۔ مجھے بھوک نہیں، منہ لٹکایا میری خاتون، ورنہ میں بھی نہیں کھاؤں گی، پیار بھری دھمکی دی۔ انا اپی، ساتھ کی چھت کی منڈیر سے ابی نے منہ نکالا۔ لو، اس کی کسر تھی۔ شامی نے منہ بگاڑا۔ کیا ہوا؟ انا آگے بڑھی۔ انا اپی، یہ امی جان نے بریانی بنائی ہے، آپ کے لیے دی ہے، یہیں سے لے لیں گی یا دروازے سے آئیں؟ ہم کہتے 7 سوال بھی کیا، کہو آ کے کھلا بھی جائے۔ شامی نے چڑ کے کہا۔ انا بس مسکرا ہی سکی۔ یہیں سے دے دو پیاری۔ انا نے پلیٹ تھامی۔ کھا کے بتائیے گا کیسی بنی؟ چک کے کہتی، ایک نظر شامی پہ بھی ڈالی۔ ہاں، جیسے خود بنائی ہو۔ باپ نواب ہے، نواب ابن نواب، اور انتہائی کنجوس، اوپر سے بیٹی بریانی کی پلیٹ لے کے آئی ہے۔ نواب صاحب کو بھی بتا دینا تھا اس پلیٹ کی بابت، تاکہ نیندیں تو حرام ہوتی۔ شامی نے اب کی بار غصہ ابی پہ اتارا۔ انا نے اشارے سے باز رہنے کو کہا، لیکن اسے کہاں بریک لگ رہے تھے۔ ہمارے والد محترم بالکل بھی کنجوس نہیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ اپنی دونوں چوڑیاں آگے کرتی وہ اس وقت شامی کو بہت بری لگی تھی۔ اپنے والد محترم سے پوچھنا
जेब में कभी 10 रुपए का नोट भी रख लिया करें। गलती से कभी किसी को ज़रूरत पड़ सकता है तो होने चाहिए, अगर नहीं है तो मैं दे देता हूँ। शामी गुस्से से उठ के अब मंदिर के पास आया जहाँ वो मुंह निकाले खड़ी थी। हमें देर हो रही है, अभी हम जा रहे हैं, कहते ही वो चपक से गायब हो गई। शामी तुम बिना हद करते हो, एक तो वो बेचारी बिरयानी के लिए लेके आई तुम्हारी फेवरेट, बजाय शुक्रिया कहने के तुमने इसे डांट दिया। बिरयानी नहीं, चोरी की बिरयानी छुपा के लाती है चोरनी। बाप 10 रुपए दे नहीं सकता और बेटी बिरयानी ला के खिलाती है। काफ़ी ऊंचा बोलता वो अन्ना के साथ नीचे उतरा था, जबकि साथ दीवार के टेक लगाए इस मासूम के दिल पे क्या बीती थी ये बस वही जानती थी, जो अपने हिस्से के बिरयानी शामी के लिए लेके आई थी कि इसकी फेवरेट है, जबकि वही इसे चोरनी का खिताब दे रहा था। आंसू साफ करती वो भी दिल पे लगे जख्मों के साथ नीचे उतर गई। पार्टी अपने रूज पे थी, हर तरफ गहमा गहमी थी। बड़े बड़े बिजनेसमैन अपनी बेटियों के हमरा पार्टी में मौजूद थे। खानज़ादा फैमिली पूरे जोशो खरोश से इस फंक्शन में अपना आप शो ऑफ करवा रही थी। ख़वातीन की अलग महफिल थी तो जेंट्स अलग साइड पे थे, लेकिन ख़ानदान और फ्रेंड्स सर्कल की लड़कियां शहीर खानज़ादा की एक झलक के लिए तड़प रही थी, जबकि वो अपनी दादी डीजे को ढूंढ रहा था। जब सब बंद नहीं हुआ तो माँ से पूछ ही लिया, मम्मा जान डीजे और फूफो की फैमिली कहाँ है? बेटा वो शायद नहीं आए। साड़ी का पल्लू ठीक करते इधर उधर नज़रें घुमाई। क्या मतलब नहीं आए? जब सब यहाँ मौजूद, पूरा ख़ानदान यहाँ है तो वो क्यों नहीं आए? शहीर को हैरत हुई। बेटा दावत दे दी थी, अब वो क्यों नहीं आए? इस पे बाद में बहस कर लेंगे। लेट्स कट द केक, धीमे लहजे में कहती वो हैरान होते शहीर को साथ लिए स्टेज की जानब बढ़ गई। सबकी ढेरों तालियों के में केक काटा गया। राफिया खानम ने केक का एक पीस बेटे के मुंह में डालना चाहा, जिसे इसने पीछे कर दिया। एक लम्हे को तो राफिया खानम के अंदर तक सन्नाटा छा गया। पलट के हैरत से बेटे को देखा। मामा जान मुझे केक पसंद नहीं, सहूलत से इनकार करता वो स्टेज से नीचे उतरा। इसी लम्हे राफिया खानम ने इसकी कलाई थामी। सर, वो कैसर का आदमी था जिसने गोली चलाई और अब वो हमारी हिरासत में है। आफ्ताब इस वक्त हॉस्पिटल में था। इसका सारा ध्यान ऑपरेशन थिएटर की जानब था, जहां डॉक्टर इस लड़की की ट्रीटमेंट कर रहे थे और आफ्ताब पहली बार यूं किसी के लिए परेशान हुआ था। इतने में डॉक्टर बाहर ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकला और आफ्ताब की जानब बढ़ा। घबराने की ज़रूरत नहीं खान साहब, अब वो ख़तरे से बाहर हैं, गोली छू के गुजरी है। डॉक्टर साहब के कहने पे आफ्ताब ने सुनकर एक गहरा सांस खारिज किया और साद की जानब मुड़ा। वो शख्स मुझे ज़िंदा ही चाहिए सादी। आंखों में वार्निंग थी। सादी ने इस बात में सर हिलाया और पीछे हो गया। आफ्ताब का रुख अब ऑपरेशन थिएटर की जानब था, जहां वो लड़की थी जिसने आज इस पे एहसान किया था, इसकी जान बचा के। धीरे से दरवाज़ा खोलता वो अंदर आया तो वो तकिए के सराहने आंखें मूंदे लेटी थी। अब कैसी हैं आप? पास जाते धीरे से पूछा तो इस लड़की ने आंखें खोल दी। बहुत मज़े में, बस गोली भी तो लगी है। तन से मुस्कुराते हुए जवाब आया। आफ्ताब का सर झुक गया। आपको मेरी वजह से अपनी जान खतरे में नहीं डालनी चाहिए थी। आफ्ताब का इसका ये अंदाज़ बिल्कुल ना बहाया। आप क्यों शर्मिंदा हो रहे हैं? मैं अपनी मर्ज़ी से आई थी सामने। अब की बार लहजे में तलखी थी और रुख भी पलट लिया था, शर्मिंदा। आफ्ताब ने दिल में सोचा, अजीब लड़की है, खुद से ही सब अखज़ कर रही है। सर झटका। आपके घर से किसी को बुलवाना है तो मैं इन्फॉर्म कोई नहीं है मेरा। आफ्ताब की तरफ रुख करते सख्त लहजे में कहा। मोबाइल निकालते आफ्ताब के हाथ पल भर को रुके। आप यहाँ अकेली? मतलब कोई तो होगा। आफ्ताब कंफ्यूज हुआ। आप फिक्र ना करें और जाएं, डॉक्टर जैसे ही मुझे डिस्चार्ज करेंगे मैं भी चली जाऊंगी। अजनबियत से कहते वो चेहरे से मासूम लड़की आफ्ताब को सख्त ठोकर खाए लगी। मैंने बिल पे लिख कर दिया है, फिर भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो ये कार्ड है, आप कॉल कर लीजिएगा। इस लड़की ने कार्ड ना थामा, बल्कि आंखों पे एक बाजू रखे लेटी रही, क्योंकि दूसरी तो वो ज़ख्मी का कर चुकी थी। आफ्ताब ने कार्ड साइड टेबल पे रखा, जबकि वो लड़की टच से मस ना हुई। बहुत ही अकड़ मजाज है, आफ्ताब दिल ही दिल में बोला और बाहर की जानब रुख किया।
आफ्ताब के जाने के बाद इसने धीरे से आंखें खोली और साइड टेबल पर पड़ा कार्ड उठाया और आंखें फिर से मोड़ लीं। एक गहरा राज था इन काली आंखों में। लेडीज एंड जेंटलमैन, मे हैव योर अटेंशन प्लीज़। राफिया खानम ने अचानक से शहीद का हाथ थाम के वापस स्टेज की तरफ मोड़ा। आज मेरा बेटा शहीद खानज़ादा पूरे 10 साल बाद पाकिस्तान वापस लौट आया और हम सब ने बेइंतहा खुश हैं, कहते साथ ही शहीद को अपने साथ खड़ा किया। अरबाज खान भी सर फ़ख्र बुलंद करते साथ खड़े हुए। तबस्सुम और आबिद खान भी सामने खड़े इनके अंदाज़ो अतवार देख रहे थे, जबकि इनकी शम्स खाला अपने दोनों जवान बेटियां अरूज और सारा के साथ खड़ी बहुत फ़ख्र से बहन को देख रही थी, जो स्टेज पे खड़ी थी और अब अनाउंसमेंट करने वाली थी, जो यकीनन वो जानती थी कि क्या कहने वाली है। शहीद खानज़ादा के आने की खुशी में हमने आज एक ग्रैंड पार्टी रखी और अब हम एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। खान साहब, इजाज़त है? एक अदा से अरबाज खान से झुक के मुस्कुराते पूछा। जी खानम। उन्होंने भी सर तस्लीम खम किया, जबकि शहीद तो बस देखे जा रहा था कि ये क्या हो रहा है। अरूज, यहाँ आओ बेटा, बहुत प्यार से बहन की बेटी को बुलाया। अरूज शर्माती हुई स्टेज की जानिब बढ़ी। हम आज अपने बेटे शहीद खान का रिश्ता अपनी प्यारी बेटी अरूज के साथ तय करते हैं। हाल तालियों से गूंज उठा। शम्स खाला को तो दिल की मुराद बर आई। शहीद खानज़ादा ने हैरत से माँ को देखा, जो अरूज को केक खिला रही थी और वो शर्मा के खा रही थी। इसी असना में आफ्ताब शहीद खान अंदर दाखिल हुआ। अनाउंसमेंट्स मिनट वो भी सुन चुका था, जो इसे सख्त नागवार गुजरी थी। एक पल को शहीद और आफ्ताब की नज़र मिली। आफ्ताब लब नीचे नफ़ी में सर हिलाता वहाँ से निकलता चला गया। तबस्सुम खान ने आफ्ताब को वहाँ से ज़्यादा देख परेशानी में इसके पीछे हो ली। आइए 1 मिनट, शायद कोई गलतफहमी हुई है यहाँ। शहीद ने माँ की तरफ मुड़ते निहायत संजीदगी से कहा। सभी की नज़र स्टेज पे थी। कैसी गलतफहमी बेटा? आपका रिश्ता तय हुआ है अरूज के साथ, बाजार मुस्कुराते कहा, जबकि अंदर ही अंदर वो पेचोताब खा रही थी। अरूज के साथ, बाजार मुस्कुराते कहा, जबकि अंदर ही अंदर वो पेचोताब खा रही थी। जब मैं ऑलरेडी निकाह में हूँ तो रिश्ता कैसे तय कर सकती हैं आप? शहीद के माथे पे बल पड़े। वहीं हसदीन के चेहरे खुल उठे। अब आएगा मज़ा। आबिद खान ज़ेरे-लब बड़बड़ाए। वो ख़त्म हो जाएगा। इस बचपन के निकाह की कोई वैल्यू नहीं। स्पार्ट अंदाज में कहा। आपके लिए दो बदू जवाब आया। राफिया खानम ने बेटे की हैरत से देखा, जो इनके साथ सवाल जवाब कर रहा था, आंखों में आंखें डाल के। मेरे लिए मेरा निकाह बहुत अहमियत रखता है मामा जान, चाहे वो बचपन में ही क्यों ना हुआ हो। हर लफ्ज़ पे ज़ोर देते कहा और एक नज़र आंखें फाड़े देखती अरूज पे डाली और स्टेज से नीचे उतरता चला गया। अरूज की आंखें चलमला गई। अरूज, फिक्र ना करो, मेरे शहीद की दुल्हन तुम ही बनोगी, वादा है मेरा। गले लगाते धीरे से इसके कान में कहा तो वो रोती आंखों से मुस्कुरा दी। अरबाज खान अपनी भाई की आंखों में अपने लिए तमस्कुर देख चुके थे, इसलिए बेचोताब खाते वहाँ से जा चुके थे जबकि पार्टी में अब खाना पीना शुरू हो गया था। यही तो चाल होती है बड़े लोगों की। जब कोई चीज़ आपके ख़िलाफ़ चलने लगे, लोगों को ध्यान खाने की तरफ लगा दे कि वो बाकी सब भूल जाए। बेटा क्या हुआ, इतनी देर लगा दी आने में? तबस्सुम खान आफ्ताब के पीछे कमरे में आई। जी बस देर हो गई। काम में मुड़ते हुए प्यार से कहा। ये आपकी जेठानी कुछ ज़्यादा स्पीड से नहीं चल रही? गड़ी कलाई से उतार के साइड पे रखते हुए वो पेड़ पे बैठता हुआ बोला। बस बेटा, इनकी जल्दबाजियाँ ही तो ख़राब होती हैं। खैर, इनकी अपनी औलाद है, हमें क्या लेना देना। तबस्सुम खान ने अपना दामन बचाया। वो राफिया खानम से पंगा कहाँ से ले सकती थी? सब जानते हैं कि शहरी का निकाह हो चुका है, इसके बावजूद खैर, और इस शहरी को देखें बचाए अपनी दीजे को की बाबत जाने वहाँ स्टेज पे खड़ा रिश्ते तय कर रहा था। अजीब ही लगा मुझे तो। आफ्ताब को ये सारा ख़ानदान ही अजीब लगता था। वो यहाँ था तो सिर्फ अपनी माँ की वजह से, जो अपने शौहर को छोड़ना तो दूर की बात, इनके बिना सांस भी नहीं लेती थी। आफ्ताब भाई, अचानक शहरी की आमद पे वो दोनों चौंके। आफ्ताब खड़ा हुआ तो शहरी पास आया। दोनों एक दूसरे के गले लगे। तबस्सुम खान वहाँ
से बाहर चली गई और इन दोनों को अकेला छोड़ना चाहती थी ताकि दोनों अपने दिल की बातें कर सकें। कैसे हो? आफताब ने इसे बैठने का इशारा किया। यहाँ आने से पहले बहुत अच्छा था। शहरी बहुत दुखी हुआ। आफताब ने इसके कंधे पे हाथ रखा। बहुत वक्त बीत गया शहरी, बहुत कुछ बदल गया है यहाँ। आफताब ने गंभीर लहजे में कहा, मेरी दीजिए यहाँ नहीं, मेरा बिल्कुल दिल नहीं लग रहा यहाँ, बस जी चाहता है वापस चला जाऊँ। शहरी की आंखें लाल हुई थी। वापस जाना मसले का हल क्या है? आफताब ने इसकी जन्म सवालिया नज़रों से देखते हुए पूछा। फिर आप बताओ यार, क्या करूं? शहरी ने मुड़ के आफताब को देखा। ये भी मैं बताऊं? आफताब ने उठते हुए गहरा सांस खारिज करते हुए कहा। कहाँ से ढूंढूं दीजे को? फूफो के घर बहुत अरसा पहले गया था, याद नहीं ना एड्रेस। ये लो। आफताब ने एक पेज पे एड्रेस लिख के शहरी को थमाया। शहरी ने हैरत से होते हुए आफताब को देखा। अपनी दीजे से मिल लो जाके। आफताब ने इसके कंधे पे हाथ रखते मोहब्बत से कहा। आपके पास एड्रेस? थैंक यू भाई। शहरी आफताब के गले लगा। मैं दीजे को वापस ले आऊँगा। शहरी ने पूरे यकीन से कहा। तुम्हें क्या लगता है वो वापस आएंगी? एक आईब्रो चढ़ाते हुए पूछा। शहरी चलता हुआ आफताब के पास आया। एक बात पूछूं आपसे, इन्हें यहाँ गए कितना अरसा हो गया? 5 साल। आफताब तो जैसे हर सवाल का जवाब तैयार रखे बैठा था। शहरी ने अपने बालों में हाथ फेरा और सोचने वाले अंदाज में आफताब को देखा। बाकी सारी सच्चाई दीजिए से मिल लो, वो बता देंगी। आफताब कहते हुए कपड़ की जानब बढ़ा। इसे शहरी हमेशा ही अपने छोटे भाइयों जैसा लगता था और बचपन भले एक साथ कम गुजारा था, लेकिन जितना वक्त एक साथ गुजारा था चाहत भरा ही गुजारा था। और यही चाहत राफिया खानम को नाबाई और शहरी को यहाँ से दूर भेज दिया। शहरी को यहाँ से दूर भेजने के पीछे और कितने राज थे, ये तो वक्त ही बताने वाला था। सुबह फजर की नमाज के बाद जमीला खातून कुरान पाक की तलावत में मशगूल थी। आज दीजिए इनके साथ ना थी। कल से इनकी तबीयत नासाज थी तो आज से नमाज पढ़ के लेट गई थी। शहीर खानज़ादा का पाकिस्तान आना लेकिन इन तक ना आन पहुंचना इन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। अम्मी जान, नाश्ता बन गया, आ जाएं। फिज़ा ने माँ को पुकारा तो वो इस बात में सर हिलाती अपनी तलावत में मशगूल रहीं। फिज़ा अपने और अना की मुश्तरका रूम की जानिब बढ़ी। पढ़ ली नमाज? प्यार से बहन को देखते पूछा। जी। जाए नमाज को फोल्ड करते वो अब फिज़ा के पास आई। कैसी रही शादी? एंजॉय किया? हाँ, अच्छा वक्त गुजर गया, लेकिन मुझे जाना अच्छा नहीं लगा। फिज़ा ने लंबा सांस खारिज किया। क्या हुआ? जाते हुए तो बहुत एक्साइटेड थी, अब ऐसा क्या हुआ जो यूँ मुरझा रही हो? अना को इसका अंदाज़ थोड़ा अजीब लगा। कहीं मिकाल भाई ने तो नहीं कुछ कहा? अना के जो दिमाग में आया बोल दिया। अरे नहीं, उन्होंने क्या कहना है, हम वहाँ औरतें ही बस अजीब सी बातें कर रही थी, बिना रुखसती के जाना अच्छा नहीं ना। इनडायरेक्टली फिज़ा ने मुस्कुराते हुए कहा। इसमें आपका क्या कसूर? ये तो हमारे बड़ों को सोचना चाहिए जो हमें ऐसी मुश्किल में डाल देती हैं। अना ने उठते शीशे के आगे खड़े होते गीले बालों में कंघी करते हुए कहा। फिज़ा इसके रेशम से काले लंबे बालों देखती रह गई। वो बाल नहीं कड़वाती थी और अपने बालों की बहुत केयर करती थी। एक लम्हे तो फिज़ा भी इसके बाल देख के खो चुकी थी। क्या हुआ? बाल को यूं ही ढीला छोड़ते वो वापस फिज़ा के पास आ बैठी। सुना है शहरी वापस आ गया है? धीरे से कहते हुए बहन के चेहरे के उतार चढ़ाव भी मुलाहजा किए, लेकिन वो बिल्कुल सपाट चेहरा लिए हुए थी। तो क्या करें? लापरवाह अंदाज दूर जा खड़ी हुई। क्या तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता ना? फिज़ा उठ के इसके पास जाके पूछने लगी। हमारे लिए नहीं आया, जिनके लिए आया है इन्हें फ़र्क पड़ना चाहिए। अब की बार अंदाज भी तल्खी था। बच्चियों आ जाओ, खातून बीबी बुला रही हैं नाश्ते पे। अफरुआ जो इनकी बहुत पुरानी मुलाजमा थी, दुनिया में इनका कोई ना था, यहीं रहती थी और सब काम भी कर दिया करती थी, लेकिन घर के अफराद इन्हें मुलाजमा नहीं घर का फ़र्ज ही समझते थे। जी अम्मा आप चलें, हम अभी आए। फिज़ा ने दुपट्टा फैला के लिया और अना को लिए बाहर आई, जहाँ तकरीबन सभी जाग रहे थे। बरसों से रवायत थी सुल्तान हाउस की कि सब मिलकर नाश्ता करते थे, जो आज भी वैसे ही चली आ रही थी, सिवाय शामीर सुल्तान के। वो इस बात के खिलाफ जाता जिससे बड़े मना करते। अजीब बागी तबीयत का इंसान था वो, बहुत मज़े में
सब गोली ही तो लगी है। सुबह तैयार होता अचानक से इस लड़की के अल्फाज याद आए तो सर झटकते मुस्कुराया। आफताब शहीर खान मुस्कुराया, वो जो आज तक कभी नहीं मुस्कुराया वो मुस्कुराया था। सब किसी अजनबी लड़की की बात को याद करता। कोई नहीं है मेरा। खुद पे परफ्यूम का स्प्रे करते अचानक से इसके अल्फाज याद आए तो दिल बेचैन सा हुआ। अगर इसका कोई नहीं है वो कहाँ गई होगी। यही सोच आते फ़ौरन सादी को फ़ोन किया और इस लड़की के बारे में पूछा। सर वो तो रात को ही डिस्चार्ज के लेके चली गई थी। कहाँ, मतलब कहाँ ड्रॉप किया। अपनी बेचैनी बेकाबू पाते फ़ौरन वजाहत की। सर उन्होंने मदद लेने से इनकार कर दिया था तो अकेली ही गई हैं। रात को अकेले क्यों जाने दिया। कोई हादसा। आफताब ने लब मीचे और फ़ोन बंद कर दिया। सादी को खान का अंदाज आज पतला सा लगा। कौन होगी, कहाँ होगी। आफताब के माथे पे 2 बल वापस अपनी जगह बन चुके थे। जारी है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमें ज़रूर बताएं कि कौन सा आपको नावल अच्छा लगता है और कौन सा हम रीड करें। प्लीज़ सपोर्ट लाजमी किया करें। 1K सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। थैंक यू सो मच।